तो हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अब शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का पहला पार्ट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली हम लोग हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन के, यानी हमारे पास ये रेडिएशन जा रहे हैं, यहाँ पे सैंपल है और ये ट्रांसमिट होके जा रहा है, यानी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? रेंज होता है रेडियो वेव से लेकर पूरा कॉस्मिक रेज तक होता है, कॉस्मिक रेज। और अगर हम लोग ऐसे पूरा इसको लिखें तो शॉर्ट में लिख रहे हैं RMILUXGC। So this is radio wave, this is microwave region, this is infrared region, L means light, so this is visible region, U means ultraviolet region, X rays, G gamma rays, C cosmic rays। सो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज है वो रेडियो वेव से लेकर कहाँ से कहाँ तक होता है? कॉस्मिक रेज तक होता है। इन सब की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होती है। सो जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? रेडियो वेव टू कॉस्मिक रेज, ये एनर्जी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। वेव नंबर भी इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स वेवलेंथ को हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो इसमें सबसे जो रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव रीजन या रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी हम लोग किसी सैंपल पर डालते हैं तो इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये केवल न्यूक्लियस के स्पिन को ही चेंज कर पाता है या फिर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चेंज कर पाता है। माइक्रोवेव रीजन जो होता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इससे मॉलिक्यूल रोटेट होने लगता है। आई इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन में मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगता है। एल विजिबल है तो इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। बाकी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि हम लोगों ने वो मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, वो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो जनरली अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की, तो किसी मॉलिक्यूल को जब हम लोग एनर्जी देते हैं सो ई टोटल की वैल्यू क्या होती है? ई टोटल इज इक्वल टू होता है ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल एंड ई इलेक्ट्रॉनिक। तो टोटल एनर्जी क्या हुई हमारी? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। यहाँ पे जो अगर हम लोग एनर्जी लेवल के स्पेसिंग की बात करें तो ट्रांसलेशनल एनर्जी के बीच में स्पेस इतना कम होता है कि उसको जो हमारी मशीन होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। रोटेशनल में सेपरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन में और ज़्यादा सेपरेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में और भी ज़्यादा सेपरेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती है, इसलिए हमारा स्टडी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब बाकी हमारे पास रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बची, ये क्वांटाइज्ड होती हैं। या और जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी देते हैं उस रीजन की, तो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, और उससे ज़्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा अलोंग विद रोटेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वाइब्रेट भी करेगा मॉलिक्यूल और रोटेट भी करेगा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी
बोलते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है। सो वेवलेंथ रेंज है 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। वेव नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 × 10⁻10 to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। एनर्जी है 10 to 1000 जूल्स पर मोल। जनरली हम लोग जो एनर्जी इसमें लिखते हैं, एनर्जी को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है, E को जब हम लोग HC, E मतलब जूल होता है, जूल को जब हम लोग HC से डिवाइड कर लेते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी आ जाती है। और कॉमन और ये है, देखिए अब यहाँ से इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। दैट मीन्स अगर हम लोग एनर्जी माइक्रोवेव रीजन की फ्रिक्वेंसी किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होने लगता है, रोटेशन होने लगता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। सो हमारे पास जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। और जो ऑर्गेल डायग्राम्स होते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, एब्जॉर्प्शन, वो भी एब्जॉर्प्शन के ही होते हैं। ठीक है। रोटेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, अभी बोला था यहाँ पे कि रोटेशनल एनर्जी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है वो माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, और जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर हम लोग होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। सो होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या हैं, हाइड्रोजन होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे H2N2O2 एट्सेट्रा। सो H2N2O2 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हैं। इनमें जो इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना आता है, 0 आ जाता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इन दोनों एटम के बीच में होती है। सो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव, माइक्रोवेव इनएक्टिव। और जो हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CO हो गया, NO हो गया, ठीक है, CONO, ये क्या है हमारे हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। HCl हो गया, ये भी हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। ये किस में आएगा, ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा, क्योंकि इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। सो ये माइक्रोवेव एक्टिव हो गए मॉलिक्यूल्स। बाकी इनमें टाइप्स भी होते हैं, सिमेट्रिक टॉप होते हैं, स्फेरिकल टॉप होते हैं, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। जैसे CH3Cl है, CH3Cl, तो यहाँ पे ये CH3Cl या CH3Br या CH3F होगा, ये भी माइक्रोवेव एक्टिव होगा, माइक्रोवेव एक्टिव। अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं, फिर अपने एनर्जी पे चलेंगे कि इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। सो हम लोग अब चल रहे हैं, इतना नोट कर लिया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके पैरामीटर्स होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो DOF, इनको इन शॉर्ट लिखते हैं हम लोग, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मान लिया अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, N है। हमारे पास एक्सेस कितनी होती हैं, X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। तो 3 एक्सेस हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में N है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी उसकी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3N। 3 कार्टेशियन एक्सेस हैं, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल है, देन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3N हो जाती हैं।
हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है और मॉलिक्यूल नॉन लीनियर भी हो सकता है। सो अगर हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल देखें तो लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? 3। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोग वाइब्रेशन में एक बार फिर से देख लेंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से जब हम लोग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं। तो वो कितनी हो गई? 3n-5 हो गई। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? 3 होती हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3n में से हम लोग घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3n-6 हो गई। ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं। अब हम लोग चेक कैसे करें? तो अगर हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, जैसे CO2 हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, ठीक है। तो n 3 हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n से कितना आ गया? 9 आ गया। अगर हमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो 2 पता है, ट्रांसलेशनल 3 है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर चाहिए तो कितनी हो जाएगी? 3n-5। 3n की वैल्यू कितनी आई? 9 - 5 = 4, ठीक है। ऐसे ही HCl है, ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। CO है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएंगी। एक नॉन लीनियर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, H2O। H2O कैसा होता है? बेंट शेप होता है, OH। इनके बीच का जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नॉन लीनियर के लिए अगर हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो कितनी हो जाएंगी? 3 × 3 = 9। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 9 - 6, तो 3 हो जाएंगी। अब इनका जो टाइप्स होता है कि ये जो 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या यहाँ पे 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनको हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन था। हम लोग अपने वापस आ रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। सो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखा था ये। अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं रिजिड रोटेटर। डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर है, डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर, इसको हम लोग रोटर भी बोलते हैं, डाई एटोमिक रोटर, ठीक। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक एटम है जिसका मास m1 हो गया और दूसरा है जिसका मास क्या है? m2 है। तो यहाँ पे m1 m2 इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल डिस्टेंस है r, टोटल डिस्टेंस है इनके बीच की r। और इनका एक कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, CG पॉइंट। तो मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इधर है, इसको हम लोग C बोला। मास m1 का जो न्यूक्लियस है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? r1 है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की r1 है और मास m2 से कितना है? r2 है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? r = r1 + r2 लिख सकते हैं, ठीक। r = r1 + r2, ठीक। दूसरा है, इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बाहर की तरफ z एक्सिस है, ठीक। तो जब z एक्सिस है तो इसमें एंड ओवर एंड रोटेशन होता है, ठीक है। एंड ओवर एंड रोटेशन का मतलब ये है मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, एंड ओवर एंड रोटेशन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जब हम लोग इसका मोमेंट कंजर्व करेंगे तो वो कितना होगा? m1 r1 = m2 r2। कंजर्वेशन मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है? r1 है।
तो ये मान लो इस तरीके से घूम रहा है और ये इस तरीके से, तो कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पे। सो m1r1 इज इक्वल टू m2r2। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं जितने हमारे एक्सेस हैं उतने हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, आई बी, आई सी 3 टाइप के होते हैं। सो आई ए, आई बी, आई सी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, 2 हैं तो आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। सो m1r1 स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट एटम, एंड m2r2 स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेकेंड एटम। सो जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इन सब का, तो डेरिवेशन करने पे जो इसमें से डेरिवेशन नहीं पूछा जाता नेट और गेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें से केवल पूछी जाती है एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी पूछी जाती है। उसके बाद जो बैंड विड्थ होता है वो पूछा जाता है। तो बैंड विड्थ के उनके बीच जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो 2b होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहले हम लोग देख रहे हैं कि डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इन शॉर्ट चलेंगे हम लोग डायरेक्ट डिराइव करके इसके रिजल्ट पे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो। सो डेरिवेशन में हम लोगों ने यहाँ तक देख रहे हैं कि टोटल 3 इक्वेशन बन गई थी। अब हम लोग लिख सकते हैं जो m1r1 और m2r2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू m1r1 इंटू r1 प्लस m2r2 डॉट r2 हो गया। सो i इज इक्वल टू m1r1 की जगह हम लोगों ने लिख दिया m2r2 डॉट r1 प्लस m2r2 की जगह लिख दिया m1r1 प्रो। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, r1 r2 कॉमन आ रहे हैं, बचा ब्रैकेट में m1 प्लस m2। अब हम लोगों को r1 r2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से r2 को एलिमिनेट करना है। सो r2 इज इक्वल टू r माइनस r1 कंसीडर कर लिया, देन पुट द वैल्यू ऑफ r2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे सो m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m2 r माइनस r1। तो जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया सो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, m2r अपॉन m1 प्लस m2 आ गई। ऐसे ही अगर हम लोगों को r1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो यहाँ से हो जाएगा, r2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो यहाँ पे r1 लिखना पड़ेगा हमें, तब r2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे सो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r2। सो सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे सो r2 की वैल्यू आ जाएगी m1r अपॉन m1 प्लस m2। अब इन दोनों वैल्यू को r1 और r2 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो हमें क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या है, एक रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 न्यूक्लियस का सिस्टम होता है और उसको हम लोग एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये 2 न्यूक्लियस सिस्टम है, इसको हम लोगों ने रिड्यूस्ड मास लिख दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 न्यूक्लियस सिस्टम हो गया, एक टाइप का हो गया। अब I इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। ये ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, लेकिन हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिजिड रोटेटर जो है वो रोटेट कर रहा है कितने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा से। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स होता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सो v1 की जगह हम लोग लिख देंगे r1 ओमेगा, v2 की जगह लिख देंगे r2 ओमेगा। सो एनर्जी क्या है हमारे पास, पहले वाले के लिए हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। v1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो स्क्वायर आ गया। ये सब कम करने के बाद जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया सो ये हो गया हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से i लिख सकते हैं। सो e इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। अब फिर से फिजिक्स का रूल, या फिजिक्स का जो डेफिनेशन होता है लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, l इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा जे, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं l क्या होता है,
एल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है आई इंटू ओमेगा के। हम लोगों ने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एल बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होता है, वेयर जे इज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर। इन दोनों को इक्वल कर दिया है, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, स्क्वायर कर दिया है, सो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर जे जे प्लस 1, सो 2 ई आई जे। इसको जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके आएंगे तो 2 ई आई इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर जे जे प्लस 1 आ गया है वैल्यू। अब यहाँ से देखो 2 ई आई एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी ई जे इज इक्वल टू, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 2 ई जे, यहाँ से ई जे इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन 4 की जगह कितना हो गया अब 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1। ये जो एनर्जी आई वो किस में आती है, जूल में आती है, ठीक। जनरली हम लोग एनर्जी लिखते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, एच सी से डिवाइड कर देंगे। सो एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, और डिवाइड किससे करना है, एच सी से करना है। सो एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8 पाई स्क्वायर आई सी हो गया, जे जे प्लस 1 हो गया, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। अब इसको हम लोग कह सकते हैं ये है हमारे पास बी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। बी को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। बी क्या है, बी होता है रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी। आई किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मास जितना ज़्यादा होगा एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो बी रोटेशनल कांस्टेंट भी, आई जितना ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मास जितना ज़्यादा होगा, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एनर्जी की वैल्यू, इसको नोट कर लें, ये है एनर्जी बी जे जे प्लस 1। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1 से। अब अगर हम लोग जे की वैल्यू 0 रखेंगे, जे इक्वल टू 0, सो जे इक्वल टू 0 रखने पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 सेंटीमीटर इनवर्स, और जे इक्वल टू 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो गया 2 बी सेंटीमीटर इनवर्स। जे इक्वल टू 2 रखेंगे तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3, ये कितना हो गया 6 बी सेंटीमीटर इनवर्स। जे इक्वल टू 3 रखेंगे तो एप्सिलॉन 3 की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आ जाएगा, बी, यहाँ पे 3 रखे, 3 4 12 बी सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में डिफरेंस होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस। तो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा, तो हमारे पास क्या है, इन जनरल, यहाँ से लिखेंगे अब, इन जनरल एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू कितना है, बी जे जे प्लस 1 है, और एप्सिलॉन जे प्लस 1 मतलब एडजेसेंट एनर्जी लेवल के लिए, एडजेसेंट एनर्जी लेवल में जा रहे हैं तो एक से डिस्प्लेस कर देंगे उसको। सो बी जे की जगह हो जाएगा जे प्लस 1 और इसकी जगह हो जाएगा जे प्लस 2। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, सो जे प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू, कॉमन कितना आ रहा, बी जे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस जे, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ रहा, 2 बी जे प्लस 1 आ रहा है डेल्टा एप्सिलॉन जे। अब यहाँ पे अगर हम लोग जे इक्वल टू 0 रखेंगे तो डिफरेंस आएगा। देखो अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, सो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, डिफरेंस कितना आएगा, 2b का आएगा। एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 करेंगे तो कितने का आएगा, 4b आएगा। सो यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जे इक्वल टू 0 रखें, सो डेल्टा एप्सिलॉन 0, डेल्टा एप्सिलॉन जे, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 2b आ जाएगी। जब हम लोग जे इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेल्टा एप्सिलॉन कितना आएगा, 4b आएगा। तो ये जो डेल्टा है ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं हमें,
स्पेक्ट्रल लाइंस के मिल रही हैं इस तरीके से। और इनके बीच में देखो ये जो एनर्जी लेवल था एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, तो एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज़ कर रहा है जब इनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2b 4b। ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। इस तरीके का डिफरेंस आ रहा है, ये 0 हो गया, ये 2b हो गया, ये 6b हो गया, ये 12b हो गया, ऐसे ही और आगे इंक्रीज़ करता जाएगा। सो 0 से 2b, फिर 2b से 6b, फिर 6b से 12b, इस तरीके से आ रहा है। अब ये आगे, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे इस तरीके से, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा, ये है 2b 4b, ऐसे ही और लेंगे तो ये 6b हो रहा है। तो सेपरेशन कितना आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का सेपरेशन कितना है, डिफरेंस करो 2b 2b। तो जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके बैंड जो हमें मिलता है, बैंड विड्थ कितनी होती है, हर एक जो एडजेसेंट लाइन होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2b होता है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बीच में का, उसके बीच की कोई फ्रिक्वेंसी दे देंगे या एनर्जी की वैल्यू दे देंगे, और उस पूछेंगे कि b की वैल्यू क्या है या इनर्शिया की वैल्यू क्या है, इस तरीके से। और या फिर अदर स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू पूछ सकते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर j की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अब सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल क्या होता है, तो माइक्रोवेव एक्टिव के लिए सिलेक्शन रूल का जो इसका डेरिवेशन अगर हम लोग सिलेक्शन रूल का करेंगे तो वो क्वांटम से आएगा। क्वांटम से हमें डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम लोगों को सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए कितना होता है। सो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 फॉर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। अगर हमें ट्रांजिशन चाहिए है सो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रोटेशनल क्वांटम नंबर के जो डिफरेंस ले रहे हैं उसकी वैल्यू +-1 होना चाहिए। प्लस वैल्यू इंडिकेट करती है, प्लस वैल्यू इंडिकेट करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, प्लस वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और माइनस वैल्यू इंडिकेट करती है एमिशन स्पेक्ट्रा। सो हमारा जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस में आती है, एब्जॉर्प्शन में या एमिशन में, वो एब्जॉर्प्शन में आती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में आते। तो एब्जॉर्प्शन में आने की वजह से हमें कौन सा साइन चाहिए पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव साइन। सो डेल्टा जे इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। सो यहाँ पे स्पेक्ट्रा मतलब जस्ट एडजेसेंट के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एडजेसेंट के लिए मतलब ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ये सब अलाउड ट्रांजिशन है। बाकी अगर हम लोग 0 से ये हमारे पास क्या है, इसके लिए j इक्वल टू कितना है, 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। तो अगर j इक्वल टू 0 से 1 में जा रहे हैं अलाउड, 1 से 2 में जा रहे हैं अलाउड, 2 से 3 में जा रहे हैं अलाउड होगा, लेकिन 0 से 2 में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। अब स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होती है, तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में हम लोग देख रहे हैं इन सब के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को हम लोग देते हैं इस फॉर्मूला से, 2bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स से स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को देते हैं। सो अगर हम लोग स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में देखें कि जो ये बैंड विड्थ हैं तो उन बैंड के बीच में सेपरेशन कितना आ रहा, 2b का आ रहा है। यानी देखने से ऐसा लग रहा है कि इनकी जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो कैसी है, सेम होनी चाहिए, सेम है, लेकिन कुछ ज़्यादा होती हैं और कुछ कम होती हैं, मतलब इंटेंसिटी किसी की कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। सो ये चीज़ जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो अगर हम लोगों को सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू
1 में मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, यहाँ से जैसे ही एब्जॉर्ब किए उसने तो J=1 में गए, फिर यहाँ पे तो कुछ ही जा पाएंगे ना, तो जब यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन किया तो यहाँ से यहाँ कुछ और कम जाएंगे, तो ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सो जनरली इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी लेवल इफ वी टॉक अबाउट द अपर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। सो अपर एनर्जी लेवल को हम लोग नहीं देखेंगे, हमें पहले ये देखना है कि ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हमारे पास हम लोग J=0 और J=1 की बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे J=0 में होंगे। सो यहाँ से J=1 में जाने के लिए स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन अगर J से 1 की बात करें तो कम होगी। सो ये सब था हमारा डायटोमिक रिजिड रोटेटर में, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।